गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिएगा। गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कल की क्लास में कि आज जो है हम लोगों का टेस्ट पेपर है और टेस्ट पेपर का टॉपिक भी डिफाइन था। किस किस टॉपिक से हमें प्रश्न करने हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है आप सभी के सामने है हिंदी गद्य विधा का प्रवर्तन, जो कि सबसे पहले दिन गद्य में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और उसके बाद गद्य विधा में एक हिंदी कहानी पर चर्चा हमारी हुई है। तो ये दो टॉपिक इंक्लूड करेगा आज का जो टेस्ट पेपर है हम लोगों का, हिंदी गद्य विधा का प्रवर्तन और हिंदी कहानी। ठीक है, तो बिना समय गंवाए सीधे सीधे प्रश्न पत्र की ओर अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किस आलोचक ने कहा? परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किस आलोचक ने कहा है? पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है प्रेमघन और लास्ट ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए, इसमें से किस विद्वान ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसने कहा है? चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया बी, आचार्य शुक्ल। सागर नागरकोटी का भी आंसर आ गया बी। और लोग भी बताएं फटाफट। दो ही लोगों के आंसर क्यों आ रहे हैं? और लोग? चलिए, सुमन का भी आंसर आ गया बी। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर किए हैं बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु की समीक्षा के क्रम में इसे अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, प्राचीनतम गद्य का उदाहरण निम्न में से किस में मिलता है? कौन सी भाषा में मिलता है? पहला ऑप्शन है दक्षिणी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है ब्रज भाषा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। प्राचीनतम गद्य के उदाहरण इनमें से किस भाषा में मिलते हैं? ए दक्षिणी हिंदी, बी ब्रजभाषा, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। चलिए, सुमन का आंसर आ गया सी राजस्थानी। सागर नागरकोटी ने भी सी किया है, शिखा ने भी 2 सी किया है। ठीक है, और लोग करें। और लोग भी बताते जाएं। चलिए, ये 3 ही लोग आंसर कर रहे हैं, बाकी 2 लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। राजस्थानी में प्राचीनतम गद्य के उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दामोदर शर्मा कृत उक्त व्यक्ति प्रकरण कितने प्रकरणों में विभाजित है? दामोदर शर्मा की रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण कितने प्रकरणों में विभाजित है? उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो कितने प्रकरणों में विभाजित है? सुमन का आंसर आ गया डी 5। सागर का भी आंसर आ गया डी। चलिए, और लोग करें। चलिए, संगीता का भी आंसर आ गया डी। सबने 5 प्रकरण बता रखे हैं तीनों ने। और लोग भी बताएं जल्दी से फटाफट। चलिए ठीक है, जिन लोगों के उत्तर आ गए हैं सभी ने सही किया है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वो 5 प्रकरणों में विभाजित है।
बिल्कुल सही। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, आदिकालीन गद्य रचनाओं को उनके रचना काल के आरोह क्रम का सही विकल्प कौन सा है? कुछ गद्य रचनाओं के नाम नीचे दिए गए हैं, आरोही क्रम में रखने पर कौन सा विकल्प यानी बढ़ते हुए क्रम में रखने पर कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए में है कुबलय माला, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। बी है कुबलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, वर्ण रत्नाकर। सी है राहुल वेल, कुबलय माला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। डी है राहुल वेल, कुबलय माला, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए सुमन का आंसर आ गया ए, सागर नागरकोटी का भी आंसर आ गया है ए, और लोग भी आंसर करें। बढ़ते हुए क्रम में रखने पर संगीता ने सी किया है, शशिका ने भी सी किया है। चलिए जी, सी वालों के आंसर गलत हैं, ए वालों के आंसर सही हैं। इसका सही आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है ना। अगर आप सन की बात करें तो ये 9वीं शताब्दी की रचना है, राहुल वेल जो है वो 11वीं शताब्दी की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो 12वीं शताब्दी की रचना है, और वर्ण रत्नाकर जो है ये 14वीं शताब्दी की रचना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, 9वीं 11वीं 12वीं 14वीं के क्रम में पहला ही ऑप्शन है, इसलिए सही आंसर आपका ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खुसरो ने अपने भाषा विषयक ग्रंथ नुह सिपहर में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 9, 10, 11, 12। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, चौथा है 12। खुसरो की रचना है नुह सिपहर, इसमें उन्होंने भाषाओं का उल्लेख किया है, कितनी भाषाओं का उल्लेख किया है? 9, 10, 11, 12। जल्दी से फटाफट बताइएगा। जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए। नुह सिपहर में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? चलिए, मुझे लग रहा है मामला यहां पे अटक गया। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो सी है, नुह सिपहर में 11 भाषाओं का उल्लेख मिलेगा आपको। चलिए छठा क्वेश्चन बताइए। अब तक पाई गई पुस्तकों में, ये कोट है, अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ से मतलब भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। आलोच्य कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या राम कुमार वर्मा? जल्दी से फटाफट छठा क्वेश्चन रिप्लाई कीजिएगा। अब तक पाई गई रचनाओं में, पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई देता है। परिष्कृत गद्य की रचना भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। किस आलोचक ने कहा है? शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या नगेंद्र ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फटाफट बोलिए, क्या होगा सही आंसर? चलिए, शिखा का आंसर आ गया ये आचार्य शुक्ल, सुमन का आया बी। और लोग भी बताएं। संगीता ने डी किया, राम कुमार वर्मा।
चलिए, ये कोट जो है, ये कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। ए आंसर सही है। ठीक है, ए आंसर सही है। तुक्का लगा रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसा प्रतीत होने लग गया। 7वां प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? इनमें से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित है? ऑप्शन ए इंदुमती, ऑप्शन बी दुलाई वाली, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी 11 वर्ष का समय। क्या बात, कहानी आया नहीं कि आप लोगों की कलम बड़ी तेजी से चलने लग गई कहानी पर है? चलिए, सभी का आंसर सही है, उसने कहा था। किसकी कहानी है ये? उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ये पहले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी ईदगाह का प्रकाशन निम्न में से किस पत्रिका में हुआ? प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी ईदगाह, जो कि बाल मनोविज्ञान की श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, इसका प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ था? ऑप्शन ए जमाना, ऑप्शन बी माधुरी, ऑप्शन सी मर्यादा, ऑप्शन डी चांद। चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया डी। संगीता ने भी आंसर किया डी, मतलब चांद में इसका प्रकाशन हुआ था। सागर ने भी आंसर किया डी, सुमन ने भी आंसर किया डी। गुड, बढ़िया, सही बताया आप लोगों ने। ऐसे ही रिप्लाई कीजिए तो मुझे भी खुशी होगी। सही आंसर करेंगे आप लोग तो मुझे खुशी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेमचंद की हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रकाशित प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है? भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, मतलब हिंदी भाषा आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। ऑप्शन ए बड़े घर की बेटी, ऑप्शन बी सौत, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी नमक का दारोगा। चलिए, सुमन का आंसर आ गया बी। और लोग भी रिप्लाई करें। शिखा का भी आंसर आ गया बी। और लोग करें फटाफट। संगीता ने भी बी किया। चलिए, और लोग बताएं। भाई सागर नागरकोटी जी, आप भी बताइए। चलिए जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप लोगों ने, जितने लोगों ने आंसर किया है बी ही किया है, तो सही किया है। ठीक है, 1915 में कहानी प्रकाशित हुई है, पहली कहानी जो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 10, चंपा प्रसाद जी की किस कहानी की नायिका है? प्रसाद जी के 4 कहानियों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए है देवदासी, दूसरा ऑप्शन है दासी, तीसरा ऑप्शन है आकाशदीप, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार। इन चारों कहानियों में किस कहानी की नायिका है चंपा? चारों कहानियां प्रसाद जी की है, आप सभी जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया सी, आकाशदीप। और लोग भी बताएं। जल्दी से फटाफट बताइए। नहीं, और लोग नहीं बताएंगे? चलिए, ठीक है, शिखा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आकाशदीप की नायिका है चंपा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इंदु पत्रिका
जो कि काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कब से शुरू हुई इंदु पत्रिका? सन 1900, सन 1905, सन 1909, सन 1911? जल्दी से फटाफट बताइएगा, इंदु का प्रकाशन वर्ष कब प्रकाशित होना शुरू हुआ? इंदु पत्रिका कब से प्रकाशित होनी शुरू हुई? संगीता का आंसर आ गया सी, सुमन का भी सी है। चलिए, सभी ने सी आंसर किया है, 1909। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आलोचनात्मक प्रश्न है, एक कोट है, आलोचनात्मक कथन है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। आलोच्य कथन किस विद्वान का है? प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र या इलाचंद्र जोशी? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। आलोच्य कथन इनमें से किस विद्वान का है? प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र या इलाचंद्र जोशी? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, शिखा का आंसर आ गया ए, प्रेमचंद। संगीता ने भी आंसर कर दिया ए, और लोग भी करें जल्दी से फटाफट। बोलिए सुमन, बोलिए। सागर जी आप भी आंसर कीजिए। चलिए, लगभग कर ही दिया आप लोगों ने जितने लोगों को करना था। सागर ने डी कर दिया, इलाचंद जोशी। चलिए, इसका सही आंसर ए है, प्रेमचंद। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि बाकी 3 कहानीकारों के जो मैंने नाम डाले हैं वे सब भी मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। प्रसाद जी भी मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी तो मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन ये कोट जो है ये प्रेमचंद का है। प्रेमचंद की ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें मनोविज्ञान नहीं है? ये अलग बात है कि प्रेमचंद फ्रायड से प्रभावित नहीं थे, मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित नहीं थे, लेकिन हर कहानी उनकी मनोविज्ञान का आधार लेकर ही आगे बढ़ती थी। इसलिए उनके पात्र जो हैं नेचुरलिस्टिक लगते हैं। किस वर्ग के पात्र के मन में किस तरह के भाव होते हैं, उन भावों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोला है तो वो प्रेमचंद ने खोला है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। प्रेमचंद की निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान नहीं है? प्रेमचंद की निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान नहीं है? ऑप्शन ए, बड़े घर की बेटी, ऑप्शन बी, अलग-योझा, ऑप्शन सी, बूढ़ी काकी, ऑप्शन डी, सारंधा। जल्दी से फटाफट बताइएगा। चारों प्रेमचंद की कहानियां हैं, इनमें से कौन सी कहानी जो है वो चरित्र प्रधान कहानी नहीं है? देर मत कीजिए, जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए। ये चारों कहानियां, 4 नहीं तो कम से कम 3 तो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है अपने क्लास में, 3 के बारे में मैंने बताया है। चलिए, सुमन ने डी कर दिया, शिखा ने बी किया है, और लोग भी बताएं। संगीता ने भी बी किया है, सागर ने भी बी किया है। चलिए ठीक है,
जिनने भी बी आंसर किया है उनका आंसर सही है, ठीक है ना। बड़े घर की बेटी जो है ये चरित्र प्रधान कहानी है। बड़े घर की बेटी आनंदी का चरित्र इसमें केंद्रीय चरित्र है। तो जहां पर कोई कहानी किसी एक चरित्र के इर्द गिर्द घूम रही हो उसको चरित्र प्रधान कहा जाता है। कहानी का शीर्षक ही है बड़े घर की बेटी और वो बड़े घर की बेटी आनंदी है। बूढ़ी काकी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है, तो ये कहानी भी चरित्र प्रधान है। रानी सारंधा की जो कहानी है उसके वीरता की, उसके शौर्य की कहानी है। सारंधा के चरित्र के शौर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ये भी चरित्र प्रधान कहानी है। अलग योजा प्रधान जो कहानी है उसमें किसी चरित्र की प्रधानता नहीं है बल्कि व्यवस्था प्रधान कहानी है, जिसमें संयुक्त परिवार की व्यवस्था को टूटते बिखरते दिखाया गया है कि कैसे टूट रहा है, कैसे फिर जुड़ता। टूटते बिखरते न कह के ये कहना उचित होगा कि टूटते और जुड़ते हुए दिखाया गया है, और उसके महत्व को रेखांकित किया गया है कि ज्वाइंट फैमिली का इंपॉर्टेंस क्या होता है आदमी के लाइफ में। तो ये व्यवस्था पर कहानी है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर ये कहानी है, तो ये चरित्र प्रधान नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लिया आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जिस कहानी में लेखक स्वयं को उत्तम पुरुष में रखकर कहानी की प्रस्तुति करता है उसे कौन सी शैली की कहानी कहते हैं? जिस कहानी में लेखक स्वयं को उत्तम पुरुष शैली में रखे। चलिए जी, संगीता का आंसर आया डी, शिखा का भी डी, सुमन का भी डी, सागर का भी डी। बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। ये आत्मकथात्मक शैली कही जाती है जिसमें कहानी स्वयं को उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में प्रेजेंट करता है, तो इसको कहते हैं आत्मकथात्मक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कहानी का संबंध दलित समस्या से नहीं है? इनमें से किस कहानी का संबंध दलित समस्या से नहीं है? पूस की रात, ठाकुर का कुआं, सदगति, दूध का दाम। जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए। इसमें से लगभग इन कहानियों के बारे में मैंने बताया ही है, 2-3 के बारे में तो बताया ही होगा। चलिए जी, शिखा का भी ये, सुमन का भी ये, संगीता ने भी ये किया, सागर ने भी ये कर दिया। पूस की रात, ठीक है, बिल्कुल सही है। पूस की रात की जो समस्या है वो एक कृषक की समस्या है, तो ये कृषक समस्या की कहानी कह सकते हैं इसको। कृषक जीवन की समस्याएं इसमें उठाई गई हैं। ठाकुर का कुआं में दलित समाज के जो लोग हैं वो ठाकुर के कुएं से पानी नहीं भर सकते, भले वो प्यासे मर जाएं, तो ये दलित समस्या। सदगति दुखी चमार की जो कहानी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, दलित समस्या है। दूध का दाम मैंने कहानी जो आपको पढ़ाया था दलित समस्या पर ही है, दलित वर्ग का पात्र है वो भी। तो पूस की रात बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कहानी आंदोलन और उसके आरंभ विषयक सूची को सुमेलित करें। एक तरफ कहानी आंदोलन है और एक तरफ संबंधित पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं जिसके माध्यम से आंदोलन का सूत्रपात होता है या आंदोलन की प्रतिष्ठा होती है। तो पहली सूची में है सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, सक्रिय कहानी। और दूसरी सूची में जो है वो है मंच पत्रिका, सारिका पत्रिका। अच्छा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ है जी, ऑप्शन छूट गया है, तो आप लोग मिला सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो है इसमें विकल्प छूट गया है, विकल्प इसमें नहीं है। इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, यहां पर आंसर आप लोग मिला लेना, ठीक है। सचेतन कहानी का आरंभ जो है वो आधार पत्रिका से है, ठीक है। इसके बाद है सहज कहानी। सहज कहानी का आरंभ जो है वो नई कहानियां पत्रिका से है।
समांतर कहानी जो है आप सभी जानते ही हैं कि सारिका पत्रिका के माध्यम से, और सक्रिय कहानी जो है ये है आपका मंच पत्रिका के माध्यम से। तो इसको एक बार मैच कर लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन छूट गया है। ये ऑप्शन के हिसाब से आपका ए 4 के साथ मैच होगा, बी जो है वो 3 के साथ मैच होगा, और समांतर कहानी जो है वो 2 के साथ, सी जो है वो 2 के साथ मैच होगा, और डी जो है वो आपका 1 के साथ मैच होगा। तो ये आपका सही आंसर है, इसमें विकल्प टाइप करना छूट गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डिप्टी कलेक्टरी के कहानीकार हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डिप्टी कलेक्टरी के कहानीकार इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है शिवमूर्ति, तीसरा है अमरकांत, चौथा ऑप्शन है निर्मल वर्मा। इसका आंसर जल्दी से बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए जी, सुमन का आंसर आ गया, ये काशीनाथ सिंह, डिप्टी कलेक्टरी के कहानीकार काशीनाथ सिंह। और लोग बताएं। बोलिएगा, सिखा किसकी कहानी है डिप्टी कलेक्टरी? काशीनाथ सिंह की है, शिवमूर्ति की है, या निर्मल वर्मा की है, अमरकांत की है, किसकी है? ये तो बड़ी चर्चित कहानी है। चलिए, अब सही आंसर आया अमरकांत। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सप्तमी के बच्चे किसकी कहानी है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, तीसरा ऑप्शन है यशपाल, चौथा ऑप्शन है रांगेय राघव। सप्तमी के बच्चे। चलिए जी, सुमन का आंसर आ गया बी, और लोग भी करें, फटाफट आंसर कीजिए। सागर का भी आ गया बी, शिखा ने भी बी कर दिया जी, संगीता ने भी बी कर दिया। चलिए, सभी ने ठीक किया है। सप्तमी के बच्चे जो है ये पंडित राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। ये सामाजिक यथार्थ की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 19। मुनरी रेणु जी की किस कहानी की केंद्रीय चरित्र है? रेणु जी की 4 कहानियों के नाम लिखे गए हैं और एक कैरेक्टर पूछा गया है मुनरी। इन चारों कहानियों में से किस कहानी की सेंट्रल कैरेक्टर है मुनरी? नैना जोगिन, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, या पंचलैट? चलिए, संगीता ने डी किया, शिखा ने भी डी किया, सुमन ने भी डी किया। चलिए, इसका मतलब आप लोगों ने पंचलैट पढ़ी है। बिल्कुल सही आंसर किया है आप लोगों ने। पंचलैट की सेंट्रल कैरेक्टर है मुनरी। नेक्स्ट, अज्ञे जी की किस कहानी में देश विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का रेखांकन है? अज्ञे जी की 4 कहानियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से कौन सी ऐसी कहानी है जो देश विभाजन की समस्या को रेखांकित करती है? पहला ऑप्शन है शरणार्थी, दूसरा ऑप्शन है जयदोल, तीसरा ऑप्शन है पुलिस की सीटी, और चौथा ऑप्शन है मेजर चौधरी की वापसी।
चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया ए। और लोग भी करें जल्दी से फटाफट। चलिए ठीक है, सभी ए कर रहे हैं। शरणार्थी। कहानी के शीर्षक से ही पता चल जाता है कि देश विभाजन के समय किसी परिवार ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी दूसरे संप्रदाय के परिवार के वहां शरण लिया होगा। क्योंकि नाम ही क्या है इसका, शरणार्थी है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सरल सा हो गया। ठीक है, अच्छा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शरणार्थी कहानी। 21वां क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमचंद की निम्न में से किस कहानी पर फीचर फिल्म बनी? प्रेमचंद की कई कहानियों पर फिल्में बनी है, आप सभी लोग जानते होंगे। इनमें से कौन सी कहानी ऐसी दिख रही है जिस पर फीचर फिल्म बनी है? नया विवाह, गिला, सदगति, बड़े घर की बेटी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेमचंद की इन चारों में से किस कहानी पर फिल्म बनी है? चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया सी, संगीता का भी सी, सुमन ने भी सी किया, सागर ने भी सी किया, सब लोग सदगति बता रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात, आज तो आप लोग पूरे फॉर्म में लग रहे हैं। किस निर्देशक ने बनाई थी? चलिए अब लगे हाथों, एक पेपर के बाहर का क्वेश्चन बता दीजिए, किसने बनाई थी? उस निर्देशक का नाम लिख दीजिए, जल्दी से टाइप करके भेजिए। तो फिल्म तो बनी थी, लेकिन मुझे निर्देशक का नाम चाहिए, किस निर्देशक ने बनाई थी? चलो मैं क्लू दे देता हूं, बांग्ला के जाने माने निर्देशक हैं, बांग्ला फिल्मों के, मतलब बंगाल से ही संबंध है उनका। हाँ, अभिनेता तो ओमपुरी थे, अभिनेता नहीं, निर्देशक। ये ऐसी फिल्में बनाने का काम सत्यजीत राय किया करते थे। ऐसी कई सारी फिल्में बनाई है उन्होंने। प्रेमचंद के शतरंज के खिलाड़ी पर भी सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न मैंने किया था वो ये है, सत्यजीत राय। ठीक है, वैसे निर्देशक नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि किस कहानी पर फिल्म बनी है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी उषा प्रियमवदा की नहीं है? चार कहानियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी कहानी उषा प्रियमवदा की नहीं है। पहला है मोहबंध, दूसरा है एक कोई दूसरा, तीसरी कहानी है सागर पार का संगीत, और चौथी कहानी का नाम है, शीर्षक है गुल की बन्नो। जल्दी से फटाफट बताइएगा, इनमें से कौन सी कहानी जो है आपको लग रही है कि भाई ये उषा प्रियमवदा की नहीं है? चलिए, सुमन का आंसर आ गया डी, गुल की बन्नो। और लोग भी बताएं। शिखा ने ए किया, मोहबंद। और लोग भी करें जल्दी फटाफट। चलिए, और लोग नहीं बताएंगे? ये डी आंसर सही है, गुल की बन्नो। ठीक है ना, गुल की बन्नो जो है ये धर्मवीर भारती की कहानी है, एक पति परित्यक्ता नारी की कहानी है गुल की बन्नो। ये आपके धर्मवीर भारती की कहानी है। बाकी सारी कहानियां जो है उषा प्रियमवदा जी की ही हैं। ठीक है,
तो डी सही आंसर है आपका। 23वां क्वेश्चन, जिंदगी और जोंक के कहानीकार हैं। जिंदगी और जोंक के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा ऑप्शन है कमलेश्वर, तीसरा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, चौथा ऑप्शन है सृंजय। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी फटाफट बताइए। जिंदगी और जोंक बहुत ही चर्चित कहानी है ये तो। जिंदगी और जोंक। चलिए मैं एक क्लू देता हूं। राजेंद्र यादव के एक दुनिया समानांतर में संकलित है। इसका सेंट्रल कैरेक्टर रजुआ है। बहुत बातें याद दिलाने के बाद याद आ रही है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही, अमरकांत ही इसके कहानीकार हैं। सही आंसर बी नहीं सुमन, ए। अमरकांत की कहानी है जिंदगी और जोंक, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक गरीब लाचार आदमी की जिंदगी जो है जोंक के समान उससे चिपकी रहती है। उसमें पता नहीं चलता कि वो व्यक्ति जोंक है या उसकी जिंदगी जोंक है, जो एक दूसरे के खून को पी रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कहानी सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर केंद्रित है? चार कहानियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कहानी सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर केंद्रित है? पहला है लंच टाइम, दूसरा है भोला राम का जीव, तीसरा है चीफ की दावत, चौथा है यही सच है। जल्दी से फटाफट बताइए तो। चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया, संगीता का आंसर आ गया, और लोग भी करें। सुमन ने भी आंसर कर दिया बी, और लोग करें। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, भोला राम का जीव। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की एक व्यंग कहानी है, जिसमें भोला राम अपने मर जाने के बाद अपने पेंशन के लिए दफ्तर के चक्कर काटते काटते मर जाते हैं। रिटायर होने के बाद मर भी जाते हैं, पेंशन उनकी नहीं मिलती है, और उनका भूत जो है, अब वो यमलोक न जाके उनका भूत जो है उन्हीं फाइलों में गुम हो जाता है, उन्हीं फाइलों में लगा रहता है। यमराज के वहां से नारद जी को ड्यूटी मिलती है, खोजने आते हैं, भोला राम का जीव जो है वो चिपका हुआ है। तो ये सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार होता है, मतलब फाइल पर जब तक वजन ना रखो तो फाइल इधर उधर उड़ जाती है, मतलब रिश्वत ना दो तब तक काम नहीं होती है। ये चीज इस कहानी में बड़े ही सुंदर तीखे व्यंग्यात्मक लहजे में रेखांकित हुआ है। हरिशंकर परसाई जी की कहानी है वो। कहानी और कहानीकार का युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा? इसमें से एक तरफ कहानी के नाम है, दूसरे तरफ कहानीकारों के नाम है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है पाल गोमरा का स्कूटर, उदय प्रकाश, मिस पाल, मोहन राकेश, एक पति के नोट्स, ममता कालिया, नीली झील, कमलेश्वर। इनमें से कौन सा कहानी और कहानीकार का जोड़ा मिसमैच है, सुमेलित नहीं है? जल्दी से फटाफट आंसर कीजिएगा। चलिए, जिस शिखा का आंसर आया सी, सुमन ने किया बी, और लोग भी करें। और लोग भी करें, नहीं पता है। चलिए, शिखा का आंसर सही है।
इसका सही आंसर ये है। एक पति के नोट्स जो हैं ये महेंद्र भल्ला, महेंद्र भल्ला की रचना है, ठीक है ना, महेंद्र भल्ला की रचना है ये। अब इसे कुछ आलोचक उपन्यास में भी रखते हैं, कुछ आलोचक कहानी में भी रखते हैं, बाकी सब मैचिंग है, तो हमें उपन्यास कहानी पे नहीं सोचते हुए ये सीधे देखना चाहिए कि कौन सा मिसमैच है, क्योंकि कुछ आलोचकों ने इसे कहानी में भी रखा है, कुछ आलोचकों ने इसे उपन्यास में भी रखा है। और जो इस तरह के इस टाइप का ममता कालिया की रचना है, मतलब इस पैटर्न से मेल जोल खाती, वो एक पत्नी के नोट्स है, एक पति के नोट्स नहीं है, एक पत्नी के नोट्स है, ठीक है ना। एक पत्नी के नोट्स, ये है आपका ममता कालिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। कहानी और केंद्रीय समस्या की सूची सुमेलित करें। एक तरफ कहानियों के नाम है और एक तरफ उन कहानियों में रेखांकित समस्याएं हैं, उसको मैच करना है, ठीक है। एक बार मैं कहानियों के नाम पढ़ देता हूं। बादलों के घेरे, चीफ की दावत, यही सच है, पाजेब, ये 4 कहानियां हैं। बादलों के घेरे, चीफ की दावत, यही सच है और पाजेब, ये 4 कहानियों के नाम हैं। दूसरी तरफ समस्याएं जो दी गई हैं, पहली समस्या बताई गई है छोटों पर बड़ों का वर्चस्व। दूसरी समस्या जो है वो पितृवर्ग के प्रति वर्तमान पीढ़ी की उदासीनता। तीसरा ऑप्शन जो है वो संपर्कों से कटी बिखरी हुई नारी। और चौथी जो समस्या दी गई है स्त्री पुरुष के बदलते आपसी संबंध, ठीक है। अब इसको, इन समस्याओं को इन कहानियों के साथ मैच करना है। आगे ऑप्शन देखते हैं, यहां पर भी ऑप्शन मिसिंग है बच्चों, ऑप्शन मिसिंग है। अब इसको मैं एक बार आप लोगों से मैच करवा के ही देख लेता हूं, ठीक है। बादलों के घेरे, बादलों के घेरे जो है इस कहानी में समस्या देखिएगा, संपर्कों से कटी हुई बिखरी हुई नारी। बादलों के घेरे की जो नायिका है मन्नो, वो टीबी की बीमारी के कारण, क्षय रोग के कारण उसे भवाली सैनिटेरियम में भर्ती करा दिया जाता है, तो वो पूरे परिवार और समाज से कट जाती है एक तरह से। शुरू से ही उसके साथ इस तरह का व्यवहार रखा जाता है, क्योंकि तब ये बीमारी संक्रामक बीमारी के रूप में, छुआछूत से बढ़ने के रूप में देखी जाती थी, तो वो समाज से कट सी जाती है एक तरह से, परिवार और समाज से। तो बादलों के घेरे की जो समस्या है वो है संपर्कों से कटी और बिखरी नारी, ठीक है। अब दूसरी कहानी चीफ की दावत, चीफ की दावत आप सभी ने पढ़ी होगी। चीफ की दावत कहानी की जो केंद्रीय समस्या है वो ये है कि भाई किस तरह आज की जो युवा पीढ़ी है वो पितृवर्ग को या बुजुर्ग लोगों को दरकिनार कर दे रही है। उन्हें किस प्रकार परिवार में ही तिरस्कृत किया जाता है, निरादरित किया जाता है, उन्हें बेकार की चीज समझा जाता है, उन्हें रद्दी अखबार समझा जाता है। तो ये समस्या जो है वो चीफ की दावत में दिखाई गई है। तो इसका मतलब दूसरी कहानी की जो समस्या है वो बी होगी, पितृवर्ग के प्रति वर्तमान पीढ़ी की उदासीनता। तीसरी कहानी जो है वो यही सच है, यही सच है जो कहानी है, इसमें स्त्री पुरुष के बदलते हुए आपसी संबंधों को रेखांकित किया गया है। किस प्रकार समय के साथ जो समय बदला है, माहौल बदला है, ग्लोबलाइजेशन आदि का जो प्रभाव पड़ा है, संचार क्रांति आदि का जो प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पर, उससे किस प्रकार से स्त्री और पुरुष के रिश्तों में बदलाव आया है, ये यही सच है कहानी में दिखाया गया है। तो
3 जो है यही सच है। इसकी समस्या डी है, स्त्री पुरुष के बदलते आपसी संबंध। बाकी जो चौथी कहानी है ये मन्नू भंडारी की कहानी थी, यही सच है। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। बादलों के घेरे आप सभी जानते ही हैं, कृष्णा सोबती की कहानी है। पाजेब जो है आप सभी जानते होंगे, आप सभी को याद ही होगा कि पाजेब जो कहानी है ये जैनेन्द्र की कहानी है। और इस कहानी की जो समस्या है वो है छोटों पर बड़ों का वर्चस्व। तो इसको ए के साथ मैच करेंगे। तो ये आपके आंसर तो आपको मैंने दे दिया कि इसका आंसर ये होगा। वस्तुतः क्वेश्चन में विकल्प जो था वो मिसिंग था, तो एक क्वेश्चन से आप लोग बच गए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। हीरामन गाड़ीवान रेणु जी की किस कहानी का पात्र है? हीरामन गाड़ीवान रेणु जी की किस कहानी का पात्र है? पहला ऑप्शन है नैना जोगिन, दूसरा ऑप्शन है तीसरी कसम, तीसरा ऑप्शन है पंचलैट, चौथा ऑप्शन है तीन बिंदियां। चारों कहानियां रेणु जी की हैं। अब आपको यह देखना है कि हीरामन गाड़ीवान जो है इनमें से किस कहानी का पात्र है। चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया बी। और लोग भी करें। अच्छा, सुमन का भी आंसर आ गया है बी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लोग करें। अरे वाह, सभी बी कर रहे हैं, इसका मतलब सबने तीसरी कसम पढ़ी हुई है। बिल्कुल सही है आंसर आप लोगों का। बिल्कुल सही है आंसर आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 28। तिरिच के कहानीकार हैं, तिरिच के कहानीकार इनमें से कौन है? शिवमूर्ति, जयनंदन, जयनंद नहीं है, जयनंदन नाम है। तीसरा ऑप्शन है उदय प्रकाश, चौथा ऑप्शन है रविंद्र कालिया। तिरिच के कहानीकार इसमें से कौन है? चलिए जी, शिखा का आंसर आ गया सी। और लोग भी करें जल्दी से फटाफट। सुमन ने भी सी किया, उदय प्रकाश। चलिए, अभी कल परसों ही मैंने इस कहानी की चर्चा तो की थी। जादुई यथार्थ की कहानियों में बिल्कुल सही आंसर है। ये कहानी जो है वो जादुई यथार्थ की कहानी है इसमें, एक तरह से, जिसमें तिरिच का मिथक प्रयोग किया गया है कहानीकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29। हिंदी कहानी में जादुई यथार्थ के प्रथम प्रयोक्ता निम्न में से कौन है? हिंदी कहानियों में जादुई यथार्थ का प्रथमतः प्रयोग करने वाले हिंदी कहानी में, वैसे तो पाश्चात्य साहित्य में मैंने बताया था कि गैब्रियल गार्सिया मार्कोज ने सबसे पहले अपने कहानियों में यूज किया। हिंदी में सागर का भी आया है, शिखा ने भी ए किया है, सुमन ने भी ए किया है, संगीता ने भी ए किया है, पंकज बिष्ट। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने। हिंदी कहानियों में जादुई यथार्थ का प्रयोग करने वाले पहले जो कहानीकार हैं वो पंकज बिष्ट हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हिंदी कहानियों में जादुई यथार्थ के सबसे सशक्त प्रयोक्ता कौन है, तो फिर आपको उदय प्रकाश करना होगा। सबसे सशक्त प्रयोक्ता, सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले उदय प्रकाश हैं, और पहले जो हैं वो पंकज बिष्ट हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? तिरिच, दरियाई घोड़ा, इस पर तो चर्चा अभी हमने तिरिच पर कर ली थी, मूंगा धागा और बुढ़वा मंगल। चलिए जी, सुमन का आंसर आ गया फटाफट डी, शिखा का भी आ गया डी। और लोग भी करें। संगीता ने भी डी किया है।
चलिए सागर ने भी डी कर दिया, बिल्कुल सही, सबके आंसर सही हैं। बुढ़वा मंगल, रविंद्र कालिया, एक्यूरेट आंसर दिया है आप लोगों ने। कहानीकार जो है वो रविंद्र कालिया हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, कहानीकार की सूची सुमेलित करें। एक तरफ कहानियों की सूची है, शामी कागज, ललमनिया, बादलों के घेरे, कितनी कैदें। दूसरी तरफ कहानीकार की सूची है, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, और चौथा ऑप्शन है नासिरा शर्मा। अब मैच करने पर इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा? कहानी और कहानीकार को मैच करते हुए उत्तर विकल्प का चुनाव कीजिए जल्दी से, फटाफट। चलिए जी, संगीता कोहली का आंसर आ गया सी। और लोग भी करें। चलिए शिखा का भी आंसर आ गया सी। ठीक है जी, बताइए सुमन, सागर जी आप भी बताइए। चलिए आपका आंसर भी सी आया, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सामी कागज नासिरा शर्मा, ललमनिया मैत्रेयी पुष्पा, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, कितनी कैदें मृदुला गर्ग। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, बटरोही इनमें से किस कहानीकार का उपनाम है? बटरोही इनमें से किस कहानीकार का उपनाम है? पंकज बिष्ट, संजय खाती, पानू खोलिया या लक्ष्मण सिंह बिष्ट। जल्दी से फटाफट बताइएगा। बटरोही, चलिए जी, सागर का आंसर आ गया डी, संगीता ने भी किया डी, और लोग भी करें। अरे चारों कहानीकार पहाड़ के ही तो हैं, जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए ठीक है, और लोग नहीं करेंगे रिप्लाई, मुझे लग रहा है और लोग नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर किया है डी वालों ने, लक्ष्मण सिंह बिष्ट। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बिष्ट को बटरोही कहा जाता है, बटरोही इनका उपनाम है। अगला क्वेश्चन, कहानीकार का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कहानी और कहानीकार का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाभोज शैलेश मटियानी, हलवाहा शेखर जोशी, 9 साल छोटी पत्नी जसविंदर सिंह, रथ चक्र हिमांशु जोशी। इनमें से कहानीकार और कहानी का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 3 मैच कर रहे हैं, 1 मिस मैच है, जल्दी से फटाफट बताइएगा। चलिए सुमन का आंसर आ गया सी, शिखा ने भी सी किया, अरे वाह सभी सी कर रहे हैं। ये सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, और ये रविंद्र कालिया
ये कहानी जो है ये रविंद्र कालिया की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, प्रेमचंद की चर्चित कहानी शतरंज के खिलाड़ी के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। चर्चित कहानी है प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी। अब इसके संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में माधुरी पत्रिका में हुआ। दूसरा कथन है इस पर सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई। तीसरा कथन है इस कहानी की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। और चौथा ऑप्शन है सभी सत्य हैं। जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो चलिए, इसका प्रकाशन 1924 में हुआ, ये भी सही है। सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है इस पर, मैंने पहले ही बता दिया था। इस कहानी की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। नवाब वाजिद अली शाह के टाइम की कहानी है। इसमें जो दो नवाब हैं शतरंज खेलने में मशगूल रहते हैं। तो इसमें सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है कि केंद्रीय चरित्र निम्न में से कौन। मन्नू भंडारी की बड़ी चर्चित कहानी है यही सच है। इसकी सेंट्रल कैरेक्टर कौन सी है, संजय, निशीथ, दीपा या ईरा। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है कि सेंट्रल कैरेक्टर बताना है आप लोगों को। संजय, निशीथ, दीपा, ईरा, चारों कैरेक्टर उसी कहानी के हैं। दो मेल कैरेक्टर, दो फीमेल कैरेक्टर। अब इसमें से सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, जल्दी से फटाफट बताइएगा। अगर कहानी नहीं पढ़ी है तो फिर नहीं पता होगा। इसकी सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो है दीपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, जॉर्ज पंचम की नाक के कहानीकार हैं। जॉर्ज पंचम की नाक इनमें से किसकी कहानी है। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी मोहन राकेश। चलिए जी, सुमन का आंसर आ गया बी। चलिए, सभी का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही। कमलेश्वर की कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस वर्ष हुई। जनवादी विचार मंच की स्थापना किस वर्ष हुई। 1977, 1978, 1980, 1982। चार विकल्प हैं, बताइए दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना कब हुई। क्योंकि इसका संबंध जनवादी कहानी से भी है, इसका संबंध जनवादी कविता से भी है। जल्दी फटाफट बताइएगा। चलिए, मुझे लग रहा है कि मामला गोल है यहां पे। जनवादी विचार मंच की स्थापना 1977 ईस्वी में हुई थी और 1982 में जनवादी लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन से जनवादी कहानी की शुरुआत मानी जाती है। जनवादी कहानी लेखन की शुरुआत 1982 से इसीलिए मानी जाती है क्योंकि जनवादी लेखक संघ का पहला जो अधिवेशन हुआ वो 82 में हुआ और किसके तत्वावधान में हुआ, तो जनवादी विचार मंच के तत्वावधान में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 38, क्वेश्चन नंबर 38, बोलने वाली औरत किसकी कहानी है। बोलने वाली औरत, उषा प्रियमवदा या मैत्रेयी पुष्पा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। चलिए, संगीता का आंसर सी आ गया, शिखा का भी आंसर सी आ गया। अरे वाह, सबने सही किया। वैसे ये कहानी थोड़ी सी उल्टी लिख दी है ना, चुप रहने वाली औरत लिखा होता तो ज्यादा सुटेबल होता। क्योंकि सब तो बोलने वाले ही होते हैं। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन बचे हैं। इनमें से कौन सी कहानी कृष्णा सोबती की है। चार कहानियों के नाम है। पहली कहानी है सिक्का बदल गया, दूसरी कहानी है दादी अम्मा, तीसरी कहानी है दो राहें दो बाहें और लास्ट ऑप्शन है सभी। क्वेश्चन नंबर 39,
सिक्का बदल गया, दो राहें दो बाहें, दादी अम्मा, यह सभी कहानियां उन्हीं की हैं। क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी फटाफट बताइए। अरे सिक्का बदल गया लिखाई है, देश विभाजन के बाद। दो राहें दो बाहें उन्हीं की हैं, सोबती का ही है, दादी अम्मा भी उन्हीं का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतना सोचने की क्या बात है। डी ऑप्शन कीजिए, ऐसे सवालों में तो डी ऑप्शन वैसे भी लग जाता है। नहीं सीखा, ये सारी कहानियां उन्हीं की हैं। सिक्का बदल गया ज्यादा फेमस है, इसीलिए मैंने पहला विकल्प बनाया है कि इसको बाय डिफॉल्ट कोई भी टिक मार देगा। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। नन्हों के कहानीकार, नन्हों के कहानीकार बताइएगा जल्दी से फटाफट। चलिए, पवित्रा ने आंसर किया डी, जल्दी फटाफट बताइएगा। नन्हों बहुत ही चर्चित कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। एक ऐसी युवती की कहानी है नन्हों जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होती है, हीन भावना का शिकार होती है वो। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह की बहुत ही चर्चित कहानी है। मैंने इसीलिए कहा था कि राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। वैसे कहानी में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, इससे पता चलता है कि भाई कहानियों में आप सभी का मन रमता है, कहानियां ज्यादा पढ़ते हैं आप लोग, इसलिए कहानी में आप लोगों के आंसर का परसेंटेज जो था वो बहुत ही अच्छा था, संतोषजनक था। बाकियों में भी ऐसा रखिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।